तो आज अपन पढ़ेंगे पादप उत्तक संवर्धन के अंदर काम में आने वाले टूल्स और टेक्निक्स। यहाँ दो टर्म है, टूल्स एंड टेक्निक्स। तो टूल्स के अंदर तो वो सारे यंत्र आते हैं जिसकी सहायता से पादप उत्तक संवर्धन को संपन्न किया जाता है, और टेक्निक्स के अंदर पूरी क्रिया विधि आती है कि पादप उत्तक संवर्धन को कैसे संवर्धित, कैसे पूर्ण किया जाता है। तो टेक्निक अलग चीज़ है एंड टूल्स अलग चीज़ है। टूल्स तो फिजिकल एंटाइटीज है, भौतिक इकाई होती है, जबकि टेक्निक एक क्रिया विधि होती है, मेथड होता है, मैकेनिज्म होता है, जिसको एक साइंटिस्ट उसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करता है। तो टूल्स के अंतर्गत पादप उत्तक संवर्धन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहला होना चाहिए कि पादप उत्तक संवर्धन शुरू करने के लिए अपने पास एक सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए, एक लैब होनी चाहिए, और उस लैब के अंदर क्या होना चाहिए, उस लैब के अंदर 3-4 प्रोविज़न होने चाहिए। क्या प्रोविज़न होने चाहिए? लैब के अंदर एक कल्चर मीडियम बनाने का कक्ष होना चाहिए, एक लाइब्रेरी का कक्ष होना चाहिए, एक केमिकल रखने का कक्ष होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन हेतु कक्ष होना चाहिए। तो इस तरह से लेबोरेटरी का खाका बनाया जाता है, जिसके अंदर कई तरह की सुविधाओं का समावेश किया जाता है, या लैब का नक्शा इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें 4-5 छोटे छोटे कक्ष बनाए जाते हैं, और हर एक कक्ष के अंदर अलग अलग काम का निर्धारण किया जाता है, अलग अलग काम को अंजाम दिया जाता है। जैसे एक कक्ष में माध्यम बनाने के लिए काम में लिया जाता है, एक कक्ष को केमिकल को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है, एक कक्ष के अंदर सारी किताबें रखी जाती है या लाइब्रेरी बनाई जाती है, एक कक्ष में जो कल्चर है उसका ऑब्जर्वेशन के लिए वो कक्ष काम में लिया जाता है, एक कक्ष होता है जहाँ साइंटिस्ट बैठ के डिस्कस करता है। तो इस तरह से अपने सुविधा के हिसाब से एक प्रयोगशाला का निर्माण किया जाता है। तो उत्तक संवर्धन के लिए जो टूल्स के अंदर है वो ये है कि सबसे पहले अपने पास एक सुसज्जित प्रयोगशाला या लैब होनी चाहिए। और लैब में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए ये मैं बता चुका हूँ कि उसमें अलग अलग प्रोविज़न होना चाहिए। कल्चर बनाने का स्थान अलग होना चाहिए, ग्लासवेयर वॉश करने का स्थान अलग होना चाहिए, मीडिया स्टोर का स्थान अलग होना चाहिए, केमिकल रखने के लिए जगह अलग होनी चाहिए। तो इस तरह से एक लैब का निर्माण किया जाता है। अब दूसरा टूल्स के अंदर क्या चीज़ आती है? ग्रोथ चैम्बर। पहले मैं सब नाम बता देता हूँ कि टूल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें क्या अपना अध्ययन करेंगे। तो टूल्स के अंदर वेल इक्विप्ड लैब, दूसरा है ग्रोथ चैम्बर, तीसरा है पीएच मीटर, चौथा है ऑटोक्लेव, पांचवा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट, छठा है लैमिनार एयर फ्लो बेंच, सातवां है सेंट्रीफ्यूज, आठवां है माइक्रोस्कोप एंड कैमरा फोटोग्राफी के लिए। तो लैब क्या लैब कैसी होनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट जो टूल आता है वो आता है ग्रोथ चैम्बर, वृद्धि कक्ष। ग्रोथ चैम्बर या वृद्धि कक्ष। तो ग्रोथ चैम्बर क्या होता है? पहले तो ग्रोथ चैम्बर 2 प्रकार के होते हैं। ग्रोथ चैम्बर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेशनरी एंड पोर्टेबल। स्टेशनरी का मतलब यह है कि उस ग्रोथ चैम्बर या वो वृद्धि कक्ष जो एक जगह पर ही स्थित रहता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर उसका मूवमेंट नहीं कराया जा सकता। दूसरा होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब यह है कि वह वृद्धि कक्ष जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्टेशनरी है वो वृद्धि कक्ष
एक कक्ष, एक लैब का एक कमरा होता है, उस कमरे को वर्दी कक्ष में रूपांतरित किया जाता है। और पोर्टेबल वर्दी कक्ष वो होते हैं जो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बना के अपने को प्रोवाइड करती है और उस वर्दी कक्ष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। अब जो ये वर्दी कक्ष है, इस वर्दी कक्ष के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या जो वर्दी कक्ष या ग्रोथ चैम्बर है, किसको ग्रोथ चैम्बर कहते हैं? तो ग्रोथ चैम्बर की अगर परिभाषा दी जाए तो इस तरह से कि वह कक्ष जिसका तापमान, आर्द्रता, प्रकाश की तीव्रता आदि नियंत्रित हो, उसको वर्दी कक्ष कहते हैं। वह कक्ष जिसका तापमान, प्रकाश की तीव्रता और आर्द्रता नियंत्रित हो, उसको वर्दी कक्ष कहते हैं। तो क्या है? वह कक्ष जिसका तापमान, आर्द्रता एवं प्रकाश की तीव्रता नियंत्रित हो, उसको वर्दी कक्ष कहते हैं। तो 3 चीज का नियंत्रण करना पड़ता है। तो पहला इसमें है टेम्परेचर। वर्दी कक्ष का तापमान 25 डिग्री के आसपास होता है, या अपनी सुविधा के हिसाब से इस तापमान में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। तो पहला कंडीशन ये है कि उस वर्दी कक्ष का तापमान 25 डिग्री के आसपास रखा जाता है। अब ये तापमान 25 डिग्री के आसपास रखने के लिए उस वर्दी कक्ष में क्या लगाते हैं? तो 25 डिग्री के आसपास लगाना, उस कक्ष का तापमान रखने के लिए 2 चीज का प्रयोजन किया जाता है, एसी एंड हीट कन्वेक्टर। उस वर्दी कक्ष का तापमान 25 डिग्री के आसपास नियंत्रित करने के लिए 2 तरह की उसके अंदर मशीनें लगाई जाती है, जिसका नाम है एक तो एयर कंडीशन और दूसरा हीट कन्वेक्टर। और इन दोनों को ही टाइमर और टेम्परेचर सेंसर से जोड़ दिया जाता है। अब होता क्या है, एसी उस कक्ष का तापमान कम करता है। बाहर मान लीजिए 50 डिग्री टेम्परेचर हो, तो एसी उस कक्ष का तापमान जितना अपन चाहे उतना मेंटेन कर लेते हैं। अपन चाहे कि कक्ष का तापमान 25 डिग्री हो, तो वो एसी उसको 25 डिग्री तक ले आता है। फिर चूंकि उसमें टेम्परेचर सेंसर अपन जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, मान लीजिए टेम्परेचर उस कक्ष का एसी 25 से नीचे कर देता है, 25 से लोअर कर देता है, तो उस केस में हीट कन्वेक्टर मशीन चालू हो जाती है और वो वापस उस कक्ष का तापमान बढ़ा देती है। तो एसी तो तापमान को कम करता है और हीट कन्वेक्टर तापमान को बढ़ाता है, और ये दोनों ही टेम्परेचर सेंसर से जुड़े होते हैं। और ये टेम्परेचर जो सेंसर होता है वो ही इसके तापमान को नियंत्रित करता है कि किस समय एसी को चालू करना है और किस समय हीट कन्वेक्टर को चालू करना है। जब तापमान बढ़ जाता है तो वो टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट होती है, वो एसी को ऑन कर देता है, और जैसे ही तापमान कम होता है तो ये जो टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है वो एसी को बंद कर देता है और हीट कन्वेक्टर को ऑन कर देता है। तो इस तरह से एसी और हीट कन्वेक्टर की सहायता से वर्दी कक्ष का तापमान नियंत्रित किया जाता है। अब दूसरा है
लाइट। वर्दी कक्ष में लाइट वर्दी कक्ष में लाइट की तीव्रता और उसका पीरियोडिज्म नियंत्रित करने के लिए भी एक कंट्रोल यूनिट लगाई जाती है। अब पौधा जो नेचर में लाइट प्राप्त करता है वो लगभग 4.5 से 5.5 हजार लक्स के आसपास लाइट होती है। इतनी लाइट पौधा नेचर में प्राप्त करता है। तो इतनी लाइट तो अपन प्रयोगशाला में उसको पौधे को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, फिर भी 3500 से 4000 लक्स तक लाइट अपन उपलब्ध करा सकते हैं। और वो लाइट जो ट्यूब लाइट है, ये ट्यूब लाइट जला के ऐसी रोशनी उत्पन्न की जाती है। तो क्या करते हैं कि कल्चर रूम के अंदर, वर्दी कक्ष के अंदर बहुत सारी रैक लगाई जाती है और उस रैक के अंदर एक रैक में कम से कम 15 से 20 ट्यूबलाइट लगाई जाती है। तो इस तरह से एक वर्दी कक्ष में अगर 3-4 कल्चर रैक रख दी हो तो उसमें ट्यूबलाइट की संख्या मान लीजिए 3 रख दी हो और एक रैक में 15 ट्यूबलाइट आती है तो 45 ट्यूबलाइट 3 रैक के अंदर आ जाती है। और जो 45 ट्यूबलाइट जब जलती है तो उससे जो प्रकाश होता है उस प्रकाश की तीव्रता लगभग 3500 से 4000 लक्स के आसपास पहुंच जाती है और उस प्रकाश से पौधा भोजन प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन का निर्माण करता है। अब नेचर में 12 घंटे लाइट मिलती है, 12 घंटे नहीं मिलती है। तो उसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए जो कल्चर रूम है उसमें ट्यूबलाइट्स को भी ऐसे कंट्रोल यूनिट से जोड़ दिया जाता है। वो कंट्रोल यूनिट अपने द्वारा फीड किए गए आंकड़ों के अनुसार उस ट्यूबलाइट को ऑन और ऑफ करती है। अगर अपना कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसमें ज़रूरत होगा 8 घंटे ही लाइट देनी है और रिमेनिंग पीरियड्स में लाइट नहीं देनी है तो ये अपन उसमें फीड कर देते हैं और वो कंट्रोल यूनिट 8 घंटे ट्यूबलाइट को ऑन करती है और शेष घंटे के लिए बंद कर देती है। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें मान लीजिए 14 घंटे लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो ये अपन उसमें फीड कर देते हैं कि 14 घंटे लाइट ऑन होनी चाहिए और रिमेनिंग आवर्स में लाइट ऑफ होनी चाहिए। तो ये कंट्रोल यूनिट होती है और वो कंट्रोल यूनिट इस ट्यूबलाइट को ऑन एंड ऑफ करता है। इस तरह से कल्चर रूम के अंदर एक प्रकाश की तीव्रता मेंटेन की जाती है और जिसको लक्स के अंदर नापा जाता है। तीसरा जो वर्दी कक्ष के अंदर जरूरी होता है वो होता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं ह्यूमिडिफायर के द्वारा। और इस ह्यूमिडिफायर की सहायता से 60 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है। तो ह्यूमिडिफायर एक ऐसी मशीन आती है जिसके अंदर पानी की वाष्प बनती है, पानी को वाष्प में वो कन्वर्ट करता है और वो वाष्प उस पूरे कल्चर रूम में भर जाती है और उस वाष्प की वजह से उस कल्चर रूम की आर्द्रता बढ़ जाती है। जैसे जून जुलाई में नेचर में बहुत सारी आर्द्रता बढ़ जाती है और उस आर्द्रता में पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। इसीलिए कल्चर रूम के अंदर भी आर्द्रता बढ़ाई जाती है और वो आर्द्रता 60% से लगा